अगले ही हफ्ता में अपना APC का भी प्लान है। इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं इस बात की निशानदेही है इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। इलेक्शंस की बात करना, जो मौरूजी हालात हैं उनको जानने के बावजूद कुछ तो एहसास शर्मिंदगी होना चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। कोरोना केसेस इस वक्त 2 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं और अब तक 4100 से ज़ायद लोग वायरस के सबब लुक़मा अजल बन चुके हैं। इस मुसलसल ख़तरे के साथ नबरदाज़मा हुकूमत को और भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। आए रोज़ किसी न किसी बहरान में गिरफ्तार हुकूमत के लिए मईशत का पहिया चलाने और आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी के सायों से बचाने की तदबीर बनाने में सख्त मुश्किलात का सामना है। कोरोना वबा से मईशत का मज़ीद भरकस जो है वो निकल चुका है और अब हुकूमत के लिए हालिया पेश किए गए बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी मसाइल से दो चार है। हाल ये है कि थिन मेजॉरिटी वाली मखलूत हुकूमत से इत्तेहादियों को भी बहुत सी शिकायत हैं। अख्तर मेंगल साहब इत्तेहाद से निकल कर अपने रास्ते पहले ही जुदा कर चुके हैं और बाकी इत्तेहादियों के तैयार जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो उनकी जो तैयार करदा इस वक्त उनके चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे भी लग रहा है कि मामला ठीक नहीं है। उनके तेवर भी कुछ बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से अपनी पार्लिमानी पार्टी का, इसीलिए इत्तेहादियों का और पार्लिमानी पार्टी का जो है वो अशाइया उन्होंने आज वो दिया है और इस अशाइये का जो मकसद है वो बजट मंजूरी के लिए असम्बली जाने से पहले अपने नंबर्स को पूरी तरह गिनना और जमा करना है। और साथ ही साथ यह अशाइया दिन ब दिन कमज़ोर पार्टी इत्तेहाद में भी नई जान डालने के लिए कहा जा रहा है कि ये इस्तेमाल होगा, मगर इसकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई क्योंकि मरकज़ और पंजाब में अहम इत्तेहादी यानी कि PMLQ ने अशाइये में शिरकत से माजरत कर ली है। PMLQ ने पार्टी लीडरशिप की मसरूफियत का जवाब पेश किया है, ताहम ये वाज़े किया है कि बजट मंजूरी के लिए वो इत्तेहादी की तरह वोट डालेंगे। PMLQ और PTI की क़यादत के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से ख़राब हैं और इनमें सर्द महरी आई हुई है। मौजूदा हालात में ही देखें तो अशाइया PMLQ ने पहले देने का ऐलान किया, मगर हुकूमत ने बजाय इसके कि उसमें शिरकत करते अपना अशाइया जो है वो मदू कर लिया जो आज होना है और ऐसे में PMLQ ने शिरकत से माजरत कर ली है। तो ऐसे हालात में हुकूमत के लिए बजट पास करवाने में कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, ये भी एक सवाल है। नंबर गेम की लेकिन अगर बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहादी अख्तर मेंगल की 4 सीट्स के अलावा भी 180 सीट्स के साथ कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात और इत्तेहादियों की नाराज़गियों से हुकूमत में परेशानी भी पाई जाती है कि कोई सरप्राइज़ ना मिल जाए। इसलिए ये सवाल भी उठता है कि बजट मंजूरी का मरला कितना जो है वो आराम से गुजरेगा, ये गुजर भी पाएगा। दूसरी जानिब अगर देखें तो मुत्तहिदा अपोजिशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अपोजिशन ने बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया है और ये इंदिया भी दिया है कि बहुत जल्दी APC बुलाई जाएगी। शहबाज शरीफ साहब जो है मुझसे एहतियाब हो जाए तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और फिर अपोजिशन लीडर्स ने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी की और बिलावल साहब का कहना था कि इस हुकूमती फ़ैसले ने सारी कौम को हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठा कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मौजूदा मुल्की मसाइल का हल फ्रेश मैंडेट हो सकता है, ताहम बिलावल साहब ने पैंडेमिक की सूरत हाल में फ्रेश मैंडेट जैसे किसी ऑप्शन को खारिजिज़्म का जो है वो करार दिया है। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ज़रूर नज़र आया। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत से निजात के लिए आइनी ऑप्शंस का भी इशारा दिया है, लेकिन ये वाज़े नहीं किया कि किस किस्म की आइनी ऑप्शंस, क्या वो इन हाउस तब्दीली की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ही मौलाना साहब ने नो कॉन्फिडेंस मूव लाने से मुतल्लिक बड़ी मायूसी से कहा था कि ऐसा ऑप्शन तो है, लेकिन सेनेट चेयरमैन के खिलाफ जो लाया गया मोशन था उसका आप हाल देख चुके हैं कि वो क्या हुआ। अब जो ये बयानात में थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, बिलावल साहब ने क्या कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा और मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं, ये आप खुद ही देख लीजिए। इस सेटअप को परपेचुएट करना या इसका तसलसल कायम रखना जो है, मेरा ख्याल है 2 साल में जो कुछ तबाही हो चुकी है उसके बाद जो है वो इसका इस सेटअप का यहाँ पे रहना, या जो मैंडेट 2018 की जिस तरह अवाम का हाल हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आइनी तरीका यही है कि एक नई मैंडेट हासिल की जाए। मेरा ख्याल में आप एक पैंडेमिक के दौरान आम इंतखाबात मुश्किल होंगे रखने के लिए, लेकिन हमने सब मिलके, सारी सियासी जमातों मिलके जमहूरी और सियासी हल निकालना चाहिए। देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है वो ऐवान के अंदर के अरकान की तादाद और उसके ऊपर शुमार होती है। ऑप्शन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है,
लेकिन उसको अमली जामा पहनाना, उसको वो नतायज हासिल करना, उस पर तो एक दफ़ा नहीं बार बार सोचने की ज़रूरत है। यानी अगर कुली तौर पर देखा जाए तो अपोजिशन कैंप में डिफरेंसेस आज भी हैं। यही वजह है कि जब भी अपोजिशन इकट्ठी हुई है तो उसकी मकासद पर हमेशा सवाल ही उठे हैं। अभी भी मौजूदा राब्तों में तेज़ी को मशकूक अंदाज में जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि 1 जुलाई को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को रमज़ान शुगर मिल केस में एहतसाब अदालत ने तलब किया हुआ है, उन पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होनी है। इसी तरह 6 जुलाई को जरदारी साहब पर पाक लेन रेफरेंस केस में भी फ़र्द जुर्म आयद होनी है। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मीर शकील को प्लॉट अलॉटमेंट के मामले पर भी जो है वो रेफरेंस तैयार हो रहा है। तो कुली तौर पर मुतहदा अपोजिशन के मसाइल और हालात वही बन रहे हैं जिनमें इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा तासुर जो है वो फिर से बन रहा है। क्या इस APC का हाल माजी में हुई तकरीबन 10 APCs जैसा ही होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सियासत के इन हालात पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आखिर में तर्ज हुकूमत पर भी बात करेंगे। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की साल 2019-20 की रिपोर्ट में 40 वफाकी वजारतों में 270 अरब रुपए की बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई है। ये PTI सरकार के दौर की पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के बिना सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी से रोकने और करप्शन केसेस की तहकीकाती इदारों के पास जो है वो जाने की जो है वो बात की गई है, उनके पास भेजने का जो है वो कहा गया। तो ये मौज़ूआत हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। शर्मीला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और अताउल्लाह तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। तो अपोजिशन से पहले शुरू कर लेती हूँ। अपोजिशन की आज APC हुई। शर्मीला साहब, सवाल ये है कि 2018 से लेकर अगर अब तक देखा जाए तो तकरीबन 10 APCs जो हैं वो हो चुकी हैं 2018 के इलेक्शंस के बाद। अब कहा हर दफ़ा यही जाता है कि हम आवाम के मसाइल के लिए इकट्ठे हुए हैं, आवाम के लिए जो है वो बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जो है हम उसके लिए जो है वो आगे निकल रहे हैं ताकि अवामी मसाइल जो हैं वो सॉर्ट आउट किए जाएं। लेकिन पसी पर्दा हमेशा आवाम को यही नज़र आता है कि जब आप पे मुश्किलात बढ़ती हैं या केसेस का जो है वो प्रेशर बढ़ने लगता है तो शायद आप इकट्ठे होते हैं और उसके बाद अवामी मसाइल कहीं पीछे रह जाते हैं, कहीं नज़र नहीं आते, ना ही आप उन पर कोई रिलीफ आप ले नहीं सकते एज एन अपोजिशन पार्टी, एज एन अपोजिशन कैंप। अब भी यही बात की जा रही है कि जरदारी साहब की जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होनी है, इसी तरह नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, तासुर ये मिल रहा है, क्या कहेंगी इस पे? जी शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, बात ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि ऑपोजिशन की जमातें कुछ एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हों, क्योंकि मुल्क के हालात जिस तरह आपने कहा कि 2018 के बाद से इतनी APCs हो चुकी हैं। बात यह है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं। एक पेज पे इकट्ठे होना या अवामी मसाइल के ऊपर इकट्ठे होना इतना आसान काम नहीं है। ये APCs इसलिए बुलाई जाती हैं कि हर जमात अपनी अपनी तजवीज़ दें, अपनी अपनी सिफारिशात दें, और एक मजमूई तौर पे जब इनका एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि तमाम पार्टीज इन इशूज़ के ऊपर मुत्तफिक है और इनका एक ये जामे रद्द अमल है। आज की APC के बारे में भी कुछ इसी तरीके से है। बात यह है कि पिछले अगर आप 2 सालों में उठा के देखें तो अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। अवाम को कहा गया कि एक नया पाकिस्तान दिया जाएगा जिसमें सेहत जो है वो हर किसी का हक होगा, 50 लाख घर दिए जाएंगे, करप्शन का खात्मा किया जाएगा, सस्ती बिजली और पानी की फराहमी की जाएगी, आम खाने पीने की अशिया जो है वो आसानी से मुयस्सर होंगी। लेकिन इसके बरक्स आपने देखा कि हर चीज़ में इमरान खान साहब और उसकी हुकूमत ने एक यू टर्न लिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आवाम को रिलीफ मिले। और इस मुश्किल वक्त में जहाँ पर हम एक ऐसी वबा से लड़ें जिसने पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे आके खड़ा कर दिया है, वहाँ पर पाकिस्तान में ना कोई पॉलिसी है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई इसका लाएअमल है। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग इस वबा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हम फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। टिल के हवाले से जो 1 साल पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने इनकी तवज्जो दिलाई थी ऐवान के अंदर, आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अब अगर कोई काम कर भी रहा है तो सूबे बेचारे अपने अपने तय कर रहे हैं। बात यह है कि इस हुकूमत को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि APC का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई गैर आईनी इक़दाम को ये सपोर्ट करेंगे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया जा रहा है।
लेकिन जो इनका रवैया है ऑपोजिशन के साथ, जो इनका रवैया अवाम के साथ, और जो इनका रवैया अपने इत्तेहादियों के साथ, वो ऐसा नहीं है जिससे आगे मुल्क किसी एक ऐसे सिमत में जाए जहां नहीं अवाम को रिलीफ मिले या मुल्क तरक्की करे। और ये तरीकाकार होता है कि आप एक जॉइंट स्टेटमेंट और एक जामे रद्द अमल ऑपोजिशन की तरफ से आए कि जनाब ये मसाइल हैं, इस पे आपकी तवज्जो आना बहुत जरूरी है। लेकिन मसला पता है क्या है मारिया, कि इस हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इनको कुछ भी कह दें, वो उसकी वजह उसकी है इनकी कता कलामी की माफी शर्मीना। उसमें मसला ये है ना, क्योंकि एक तो कई तो ऐसी आपकी एपीसीज हुई हैं जिसमें जॉइंट स्टेटमेंट निकली नहीं है। फिर अगेन अवाम आपकी इस बात पे क्यों जो है वो कान धरें, बिकॉज आप हमेशा कहते हैं हम अवाम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन लेने में आप कुछ जो है वो कामयाब नहीं होते, बातें आप करते नजर आते हैं और सबका यही है। इवन आप जी मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगी आपकी, क्योंकि देखिए हम लेने क्या निकले, हम इस एपीसी के जरिए हम हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि वो अपना किबला दुरुस्त करे। वो जो गलतियां कर रहे हैं, वो जो अवामी मसाइल तवज्जो नहीं देते उसकी तरफ तवज्जो लाएं। हम इस एपीसी का मतलब नहीं कि हमने हुकूमत का पलटा उलट देना है। नहीं, पलटा उलट देने की बात नहीं है। मतलब ये था हम कब से जो है ये सुनते आ रहे हैं कि जी जरदारी साहब को रिलीफ मिल जाता है। देखिए जी, अगर रिलीफ किसी को मिलता है, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, या वो ख्वाजा आसिफ हो, या वो साद साहब हो, ये अदालतों से मिलता है। अब अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि जी अदालतें भी मैंने तो तासुर की अवामी तासुर की बात की थी। आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा जाती हूँ अताउल तारिक साहब के पास चलती हूँ, फिर फिरदौस साहब के पास भी जाऊँगी। तारिक साहब, ये अगेन तासुर यही बनता है कि जब भी केसेस का जो है वो प्रेशर बनना शुरू होता है तो अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है और अवाम पूछते हैं कि हमें तो ये कहा गया कि जी हम निकलेंगे और हम जो है वो अवाम का समंदर होगा और हम लीड करेंगे। अवाम ही पूछते हैं कि कहाँ, क्या आपने हमारे लिए किया, कौन सा एक कोई सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बता दें। चलें आजकल कोरोना टाइम्स हैं, लेकिन इससे पहले अगर महंगाई की कोई चीज़ ले ली जाए उस पर कहाँ आप लोगों ने बातें की। इवन सो मच हो कि अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस की ज़्यादा तकरीरें उठा के देखें, माइनस द बजट इस दफ़ा की, हमेशा जो है वो अपोजिशन अपनी ही बातें करती नजर आई है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अवाम की बात उस तरह नहीं होती। सो वाई शुड दे बाय कि आप उनके लिए निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो केसेस के प्रेशर के हवाले से परसेप्शन की आपने बात की जी, वो परसेप्शन आई डोंट नो कहाँ से आया, मगर बात ये है हमारे पे प्रेशर कभी भी कम नहीं हुआ था, क्योंकि मैं लीगल केसेस की कोऑर्डिनेशन देखता हूँ। मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको बता सकता हूँ, हमदा शहबाज शरीफ साहब को आज 1 साल और 2 माह हो गए हैं। मुतअद्दिद लोग हैं जो अभी भी बिहाइंड बार्स हैं। मुकदमात में ऐसी तेजी है कि रेफरेंस फाइल नहीं होता, मीडिया ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, अदालतों के चक्कर काट काट हम थक गए हैं। 2.5 साल होने को आए हैं, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एंड इट इज द वर्स्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये इंतकाम है, इससे बढ़ के ये कुछ नहीं है। इमरान खान साहब का भी परसेप्शन गलत है। वो फ्लोर ऑफ द हाउस आए, उन्होंने कहा जी 90% केसेस पुराने बने हुए हैं। उनको लोग सही बात बताते नहीं है, बिकॉज उनका गुस्सा मिजाज ऐसा है कि उनके इर्द गिर्द सच बोलने वालों की तादाद 0 हो गई है। मैं अपने केसेस की बात कर लूं, शहबाज शरीफ साहब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हैं। तीनों केसेस, रमजान शुगर मिल, आशियाना और एसेट्स, ये तीनों केस इमरान खान साहब के दौर के बनाए हुए हैं। और मैं बरमला ये कहने को तैयार हूं कि ये नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में बनाए गए हैं। वही नैब न्याजी गठजोड़ जिसके नतीजे के अंदर जुल्फी बुखारी को एनआरओ दिया, जिसके नतीजे में जहांगीर तरीन को एनआरओ दे के मुल्क से भगा दिया गया, उनका नाम ईसीएल में भी नहीं डाला गया। वही एनआरओ जो खुसरो बख्तियार साहब को दिया गया है, वही एनआरओ जिसके तहत परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब के खिलाफ मालम जब्बा का केस नहीं बनाया गया, वही एनआरओ जो इमरान खान साहब ने अपने तमाम वुज़रा, मशीरों को और साथ बैठने वाले लोगों को दिया है। और ये अवाम की जहां तक बात आप कर रही हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 2 साल के अंदर कोई ऐसा दिन गुजरा हो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने बात ना की हो। वो महंगाई हो, वो पेट्रोल हो, वो आटा हो, वो चीनी हो, वो कोई भी बात हो, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस प्रेस के सामने जहां भी हुआ है हमने अपनी आवाज उठाई है। और मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना था, बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद मौजूद थी, उस पर हर तरह के व्यूज भी आए, क्रिटिसिज्म भी हुआ, लोगों ने कुछ ने अप्रिशिएट भी किया।
मगर हम यूनाइटेड थे, सारे वहां मौजूद थे। चले, मुझे तो कता कलामी की माफी, मुझे याद है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी शहबाज साहब ने आना है या नहीं आना। मौलाना उसके पास जो है उसके बाद जो है काफ़ी नाराज़ भी थे ख्वाजा आसिफ साहब के, तो उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर जो है तनकीद की, तो उस पर तो मेरा ख्याल है ना ही जाइए। और मौलाना साहब उसके बाद कहते हुए भी नजर आए कि अच्छा हो सकता है हमारी उसको मैं तस्लीम करता हूँ, हो सकता है मेरी पुअर मीडिया मैनेजमेंट हो, बट मैं स्टेज पे मौजूद था जब शहबाज साहब वहां थे, और जिस माहौल में मौलाना से मीटिंग हुई और जो तकारीर हुई और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने वहां जादू टूने की बात की और बाकी बातें की, तो मैं समझता हूँ बड़े हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस थे जो उन्होंने वहां पे छोड़े। चले, एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ अता भाई, कता कलामी की माफी, लेकिन मौलाना जब एंटर हुए पंजाब में तो वेलकम पार्टी हमें याद है कि बड़ी उनकी सूनी सूनी सी लग रही थी, तो ये तो मेरा ख्याल है ना ही कहे। और उसके बाद मौलाना साहब भी कहते हुए नजर आए, चले अगर मेरे धरने से नवाज शरीफ साहब चले गए, किसी को फायदा हो गया, मौलाना कहते हुए नजर आए, तो चले अच्छी बात है किसी का अगर फायदा हुआ। मैंने नहीं कहा ये मौलाना साहब परसेप्शन होगी, मगर मेरा देखिए, मैं पार्टी का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूँ, मेरा अपने मुल्तान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन जब ये एंटर हुए, जिन लोगों ने रिसीव किया, मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। वो ऑब्वियसली आप भी अपनी तरफ से ठीक कह रही होंगी, बट मेरे पास मेरे लोगों की लिस्टें मौजूद हैं जो जावेद लतीफ साहब कुछ छोटे छोटे रहनुमा और होंगे जिन्होंने किया होगा। मौलाना खैर काफी नाराज नजर आए, ये आपको भी याद होगा। मियां जावेद, मैं आपको बता दूं, मियां जावेद लतीफ साहब का ताल्लुक शेखुपुरा से है। ही वाज सीन एट मुल्तान, वो मुल्तान स्टेज पे चढ़े हुए थे। ठीक है, मेरे पास तो सारे फैक्ट्स हैं। मैं एक बात करना चाहता हूं यहाँ पे, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए अता भाई कता कलामी, मुझे बताइए कि आप मौलाना साहब क्या खुश थे आपकी जिस तरह शिरकत थी, या क्या मौलाना साहब ने नाराजगी का इजहार नहीं किया? क्या शहबाज शरीफ साहब से, ख्वाजा आसिफ साहब से स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने जो है वो नाराजगी का इजहार नहीं किया? नहीं हुआ ये? देखिए, बात ये है कि मौलाना साहब से ऑब्वियसली उनके गिले शिकवे जरूर होंगे, बट हैविंग सेड दैट हमारी पार्टिसिपेशन थी, हम मौके पे मौजूद थे। अब इस वक्त भी ऑपोजिशन मुत्तहिद है। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, जी वो अभी तक किसी ने बात नहीं की, जो पेट्रोल वाली बात है ना, मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि रातों रात जो पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल थी, 5 मिनट के अंदर पेट्रोल पैदा हो गया और पेट्रोल स्टेशन पे लाइनें लग गई। पेट्रोल स्टेशन वाली कंपनीज के साथ किसने ये बैकडोर डिप्लोमेसी की है? किसने उन्हें ये रिलीफ दिया है? ये ऑफ द रिकॉर्ड कोई मुआहदा हुआ है? ये बात जरूर होनी चाहिए, जरूर होगी। कैबिनेट में भी नहीं जाता, ये ईसीसी में भी नहीं जाता, ये उस कमेटी में भी नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर आगे जाके बात करेंगे। और ओगरा कहती है हमने भी कुछ सिफारिश नहीं भेजी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा फिरदौस साहब की तरफ आती हूँ। फिरदौस साहब, इस वक्त जितनी मर्जी APCs हो जाए, इससे तो नज़र आ रहा है टू बी ऑनेस्ट कि आपको कुछ नुकसान इस पर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ऑपोजिशन इस तरह का कुछ जो है वो जामे प्लान या आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर सकी। लेकिन अब बजट आ रहा है, इनकी एक वो APC अलग, उसका कोई उसको नहीं हम डिस्कस करते। आपको इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि आपकी भी अपने कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है? इत्तेहादी आपके पास आने के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ जो है वो एक, अब आप कहा जा रहा था स्पीकर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं PMLQ को कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन भेज दें, वो भी नहीं आ रहे। सदर्न पंजाब के लोग जो हैं वो बजट मांग रहे हैं, इत्तेहादी जो ये इंडिपेंडेंट्स हैं वो अलग नाराज़ हैं। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि कहा जा रहा है आज अटेंडेंस मार्क करवाइए और इनको यहीं से लेके जाइए बजट के लिए, ताकि ये ना हो कि कहीं इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाए। इतना मुश्किलात आ रही हैं। मेरे ख्याल से हमारे नज़दीक जो हमारी असेसमेंट है जी, इस वक्त कोई मुश्किलात नहीं है इस सिलसिले में। और जब तक झूठ की बेसिस के ऊपर ऑपोजिशन अपने स्टैंसेस बनाएगी तो हालात यही रहेंगे। हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोरोना सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। हमने कहा हम लाइवलीहुड्स एंड लाइफ के बारे में, दोनों के बारे में कंसर्न है। और रोज़े अव्वल वज़ीर आज़म को तनकीद बनाया गया जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं है। आप बता दिए किसी एक दिन भी वो उससे मुतज़लज़ल हुए हों कि उन्होंने कहा नहीं मुझसे गलती हो गई, अब मुकम्मल लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन की बात हुई, क्लस्टर लॉकडाउन, जिस नाम से कहना चाहें कह दें, लेकिन कहा यही गया कि हमने गरीब जो डेली वेज अर्नर है उसको सपोर्ट करनी है। और मुल्क का सबसे बड़ा सोशल प्रोग्राम जो है सपोर्ट का वो लॉन्च हुआ। अभी पेट्रोल की कीमतों के बारे में शैला फरमा रही थी, वो फरमा रही थी हमारी PPP अता भाई बोल रहे थे कि अता भाई तो PMLN से है ना, वो कि
2012-13 के अंदर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए थी फी लीटर और डॉलर रुपी पैरिटी जो थी वो 97 थी। इस वक्त भी आज पेट्रोल, बाकायदा ट्वीट किया है नदीम बाबर ने और मैंने खुद चेक किया है कि रीजन में इट इज स्टिल द चीपेस्ट फ्यूल अवेलेबल। ठीक है, जहां बात जो अता साहब ने कही थी वो भी बड़ी कॉमन सेंस की है। लॉजिक ये है कि अगर मैं ये समरी निकल जाए या ये खबर भी निकल जाए किसी सेक्शन ऑफिसर से, टाइपिस्ट से कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो आपके ख्याल से पेट्रोल की सप्लाई का क्या सूरत हाल होगी? तो इसलिए जैसे ही ये मीडिया पे खबर चली कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं 20 रुपए से, हुकूमत के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि उसका इतलाक फौरी तौर पे कर। जी। जो उससे पहले सवाल था वो अहम सवाल है और मैं उसकी मेरिट को नहीं डिनाई करूंगा कि जी जब आपने कीमतें कम की थी तो व्हाई कुड यू नॉट अश्योर द सप्लाई। और ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, ये मुझे कोई इसमें इतराज भी नहीं होता। हम नहीं कहते हम परफेक्ट हैं, हम समझ रहे थे 21 दिन की सप्लाई सबने रखी हुई है, उन्होंने नहीं रखी। किसने चेक करना था ये? ऊपर क्योंकि पहले से भी इतने सालों से मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, ये सिचुएशन अराइज नहीं हुई थी तो उसकी नीड या नहीं समझी गई कि उनकी इतनी क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि 21 दिन की सप्लाई का पता चले। The oil companies in a falling price market नहीं खरीद रहे थे ऑयल और उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। And that we now know। अब उसका सद्देबाब जो है वो ऑब्वियसली इतने दिनों में भी किया गया, जून के पूरे महीने में किया गया, तो इसलिए सप्लाई लाइन जो है वो एकदम से जब कीमतें भी बढ़ रही हैं उन्हीं ने चीपर स्टॉक लिया हुआ है तो दे सेड लेट्स मेक सम मनी। चले सर, अब इसके अंदर हमने गठजोड़ की, इस साजिश की और इसमें अरबों कमाए तो वो छोड़ दें। कता कलामी की माफी। अब जरा मुझे थोड़ी सी, अब आई होप मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, पॉइंट बाय पॉइंट अगर मैं चलूँ। 2013 में आपने कहा कि 113 रुपये जो है वो ऑयल की प्राइस थी। इंटरनेशनली भी ऑयल उस वक्त जो है अराउंड आई थिंक $97-95 जो है वो ट्रेड कर रहा था, एक चीज़। दूसरा आपने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने नहीं स्टॉक रखा और उन्होंने नहीं इंपोर्ट किया, तो सर आपको शायद पता होगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बाकायदा एक लेटर गया था और उनको जो उनकी इंपोर्ट्स थी उस पर भी रोका गया कि आपने इंपोर्ट नहीं करनी। ठीक है, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, ये कल से हम सुन रहे हैं, नदीम बाबर साहब ने, मेरे पास ये पूरा उनका शॉर्ट भी पड़ा हुआ है और जो उन्होंने सारी फिगर्स दिए वो भी, कि जी जापान में जो है वो ऑयल की प्राइस जो है वो हमसे कई ज़्यादा है। सर जापान की पर कैपिटा इनकम भी देख लें ज़रा, जापान की पर कैपिटा इनकम क्या है और हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है। इसी तरह बाकी जो हमारे ममालिक जिनसे उन्होंने जो है वो कंपैरिजन किया, वहाँ पे देख लें कि क्या वहाँ पे उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। मतलब चीन के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हाउ कैन यू डू दैट। सो ये बड़ी एक चीज़ें हैं। और फिर साथ कहा गया कि जी 112% जो है वो इंक्रीज़ हुआ। सर गुजारिश, 112% जो है वो इंक्रीज़ हुआ पेट्रोल की प्राइसेस। माजरत, जब आप 46 दिन पीछे जाते हैं, जो 13 मार्च का आता है वो तकरीबन $27.89 आता है, और अगर इसको सबसे महंगे तरीन टाइम पे भी देख लें जून में, तो इट गोज़ टू अराउंड $43। इट्स अबाउट 32-33%, इट्स नॉट 112%। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, या आप किस तरह जो है वो कंपैरिजन ये कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो जो आपने कही ना, देखिए एब्सोल्यूट टर्म्स में आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैकेनिज्म जो है ये इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है और इसके अंदर प्राइस जब चढ़ेगी तो वो कंज्यूमर को पास ऑन होगी। आप जापान का एग्जांपल छोड़ दीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, सर बांग्लादेश में भी वहाँ तो पर कैपिटा का, मैं बताती हूँ, और इसका पर एक मिनट आप मारिया प्लीज लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट, उसके बाद मैं आपकी बात पे। ठीक है जी। डॉलर, देखिए गोल्ड की प्राइस जो है वो पर कैपिटा इनकम से नहीं सेट होगी किसी मुल्क की। गोल्ड की एक ग्लोबल प्राइस होती है जो खुलती है, उसके बाद उसके ऊपर ड्यूटी वगैरह जो किसी मुल्क ने लगाई हो तो वो लगाई हो। ये इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस है। इसके अंदर जो या तो ये कहा जाए ना कि हुकूमत ने खरीदा और खरीदने के बाद टैक्सेस बढ़ा दिए और ये एक मिनी बजट है, अगर वो सूरत हाल है तो यस, और अगर ये सूरत हाल नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। अब आपको अगर कैलकुलेशन चाहिए
तो मैं नदीम बाबर साहब से कहूंगा आपको प्रोवाइड कर दें। मैं खुद आपको कैलकुलेट करके भी भेज दूंगा, लेकिन मुझे कल तक का टाइम चाहिए होगा। अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्जन चाहिए कि क्या सर, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि क्या पर कैपिटा का, क्यों हम बांग्लादेश से आप कह रहे हैं कंपेयर कर लें, बांग्लादेश का भी पर कैपिटा बाय द वे हमसे $1600 है वो। अगर इंडिया की बात करें तो तकरीबन $2100 जो है वो आ रहा है, हमसे ऑलमोस्ट डबल पे वो जो है जा रहे हैं। और ऑब्वियसली ये आपकी जो बाइंग पावर है उसको तो इम्पैक्ट करता है। जाहिर है आप अगर उस तरह देखें कि वहाँ पे भी, अगर इंडिया में भी देखें तो तकरीबन आई थिंक 80 to 85 रुपीज़ का उनका जो है वो जा रहा है, और पर कैपिटा उनकी देखें तो हमसे ज़्यादा है। बाइंग पावर को तो ऑब्वियसली इफेक्ट करता है। फिर इसका जवाब हमें नहीं मिल, अगर पाक रुपये के हिसाब से देखेंगे तो वो 170 हो जाएगा। जी सर, वो 170 हो जाएगा। 1 रुपया, 2 रुपए इंडियन का, 2 रुपया पाकिस्तानी का, 1 इंडियन है। चले 170 हो गया सर, बहुत अच्छी बात है। उनकी जो पर कैपिटा है फिर वो भी देख लें, उनकी बाइंग पावर भी हमसे ज्यादा है, डबल है हमसे, वो भी देख लीजिए। और दूसरा मुझे नहीं समझ आ रही 112% कैसे जो है वो इंक्रीज नॉट नेसेसरीली। आपको फिर परचेजिंग पावर पैरिटी पे जाना पड़ेगा। देखिए, आप इकोनॉमिक्स में बात करें तो यू डू नॉट लुक एट पर कैपिटा इनकम, यू लुक एट परचेजिंग पावर पैरिटी। जैसे कि अंडा हमारे मुल्क में 6 रुपए का है, इंडिया में 6 रुपए का, तो इसके माने हम लोग बेहतर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। आप परचेजिंग पावर पैरिटी निकालें, दोनों मुल्कों की क्या है मुझे याद नहीं है, वरना मैं आपसे शेयर कर लेता। आप नंबर्स छोड़ दें, मेहता साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ जाती हूँ। नंबर्स आप छोड़ दें। ये जहां जहां आप माफियाज पे हाथ डालते हैं वहां होता ये है कि माफिया जो है वो हावी नजर आता है, सो कॉल्ड माफिया। अवाम को उसके सम्राट जो है वो नहीं मिलते, चीज़ें नायाब हो जाती हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो वीट हो। फिर हमें बताया जाता है जी कमेटी बना ली और नोटिस ले लिया। जी अता साहब। अता साहब का मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो में जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा जो है वो रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक हमें हुकूमत ये नहीं बता पा रही कि चले जी चले, जो भी 112% हो गया, जो भी हो गया, लेकिन जैसे ही ये ऑयल प्राइसेस बढ़ी ओवरनाइट तो पेट्रोल आपको जो है वो मिलना शुरू हो गया। और ईसीसी ने भी नहीं। जी 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 अता साहब, जी अता साहब, जी सुन रही हूँ। जो मई 2018 में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस थी वो $75 पर बैरल थी। हमारे यहाँ पेट्रोल जो था वो 87 रुपए लीटर था। इस वक्त वो $75 फी बैरल से कंपैरिजन करें, अब $40 फी बैरल है, $40 पर बैरल, और पेट्रोल 100 रुपए का है पर लीटर। अब ये कंपैरिजन आप किस तरह जस्टिफाई करते हैं? नंबर 2, जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, आपकी इन्फ्लेशन, आपकी रुपये की डिवैल्यूएशन, ये सारे फैक्टर जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो जो एक आम आदमी की जबान में इमरान खान साहब बताया करते थे ना कि वो जो 20,000 रुपए आप कमा रहे हैं वो असल में 20,000 नहीं है, वो 10,000 रह गया है। तो उस 10,000 का असल में अब 5,000 रह गया। आपकी पॉलिसीज की वजह से जो इन्फ्लेशन हुई, रुपये की डिवैल्यूएशन हुई। और मुझे ये बताइए कि चले ये टैक्स वाली बात मान ली कि ये टैक्स नहीं ले रहे, आप सिर्फ 31 मई 2020 का फिगर उठा के देखें, इन्होंने पेट्रोल की लेवी 15 रुपए से 30 रुपए की ओवरनाइट पेट्रोल सस्ता किया, मगर उस पर जो लेवी थी वो 30 रुपए कर दी, डबल कर दी। नंबर 1, ये टैक्स तो पहले इंक्रीज कर चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जो पेट्रोल की बेस प्राइस थी 26 रुपए जो पेट्रोल पंप वाली कंपनीज को जा रहा था, वो 44 पे चला गया रातों रात। टैक्स सिर्फ 2 रुपया इंक्रीज हुआ। तो ये पेट्रोल जो ये ऑयल सप्लाई कंपनीज हैं, इन्होंने गवर्नमेंट की आर्म ट्विस्टिंग की है, इन्होंने गवर्नमेंट से अपनी टर्म्स बनवाई हैं। हमें नाम बताएं ना कि गवर्नमेंट की तरफ से इनके साथ कौन नेगोशिएट कर रहा था इस बेस प्राइस की इंक्रीज को। रातों रात जो सप्लाई बहाल हुई है और जो इतलाक हुआ है इंक्रीज प्राइसेस का, वो किसी ने बताया तो होगा हुकूमत की तरफ से। और ऑयल सप्लाई वाली करने वाली कंपनीज को जो 1 करोड़ जुर्माना किया ओगरा ने, आपको याद होगा आज से चंद हफ्ते पहले किया था, जी बिल्कुल। वो जुर्माना अदा करने की बजाय आपने उनकी टर्म्स मान ली। तो आपने जो टर्म्स मानी है, क्या उसमें किसी ने कमीशन लिया है? नंबर 1 ये मेरा सवाल है। नंबर 2, नेगोशिएशंस किसने की है उनके साथ? नंबर 3, उनकी टर्म्स क्या थी जो आपने मानी है जिसके बिना पे आपने बेस प्राइस इंक्रीज की है? आप टैक्स ले रहे होते फबिया, हम कहते कि जी ये टैक्स आ रहा है और ये अवाम पे लगेगा, वो भी काबिल कबूल नहीं था, मगर चलिए कोई जस्टिफिकेशन तो थी। मगर $75 फी बैरल और $40 फी बैरल, खुदा का नाम माने, आप कौन सी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं? और पर कैपिटा इनकम को देख लें, इन्फ्लेशन को देख लें,
एक्सचेंज रेट को देख लें, परचेसिंग पावर पैरिटी को देख लें, ये आपके फॉर्मूला जो शहबाज गिल साहब और ये बाकी लोग दे रहे हैं, इनकी कोई सेंस नहीं बनती। आप बताएं कि आपने बेस प्राइस क्यों इंक्रीज की है? और आम आदमी, आप खुद बात किया करते थे कि ये डाका मार लिया, जेब में काट लीजिए, हुक्मरानों की जेबों में जा रहा है, ये जेबों में जा रहा है जो अब हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन वाकई ये हम सब समझने से कासिर हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ना कैबिनेट में गया, ना ECC में गया, ना ही ओगरा ने समरी भेजी, तो फिर ये हो कैसे गया? और फिर फ़ौरन नायाब पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद शर्मिला साहिबा की तरफ जाऊंगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मिला साहब की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ख्वाजा आसिफ साहब की और साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसमें बात की गई, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बार बार बात कर रहे थे कि जी इस माहौल में जो है वो हम फ्रेश इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सकते कोविड के माहौल में, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो फ्रेश मैंडेट की बात कर रहे थे। अब ये किस तरह होगा? और साथ ही साथ आपके जो एक बड़े अहम इत्तेहादी हैं मौलाना साहब, वो ये कह चुके हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन ऑब्वियसली आईनी ऑप्शन है, लेकिन जो सेनेट के चेयरमैन वाले केस में जो हाल हुआ है उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते। हमारे पास नंबर्स भी थे, फिर भी जो हुआ वो सबके सामने है। तो क्या फिर ऑप्शन क्या है? आप चाहते हैं कि हुकूमत घर चली जाए, आप चाहते हैं कि हुकूमत से जो है वो छुटकारा मिले, बट देन व्हाट्स द ऑप्शन? देखिए हमारे, मैंने पहले एक बात आपसे कही कि हम किसी भी गैर आईनी इक़दाम को ना सपोर्ट करेंगे, ना हम चाहते हैं कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेप उठाया जाए। हमारी ख्वाहिश यही है कि एक तरीके ही कोई इन हाउस चेंज ले आए। दूसरा तरीकेकार ये है कि ये अपना सिंक दुरुस्त करें। बात ये है कि इस वक्त तो इस जिस तरीके से इस वक्त मुल्क चल रहा है, वैसे तो चलना नामुमकिन है ना। ये तो बीच में ये कोविड का बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ गया है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो जनवरी 2019 से लेके जनवरी 2020, एंड दिस इज प्री कोविड टाइम्स, 10 लाख लोग जो हैं वो नौकरियों से हाथ धो बैठे थे। और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स है, मेरे अपने फिगर्स नहीं है। और 80 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की शरह से मजीद नीचे आ चुके थे। तो इस तरह मुल्क चलेगा कैसे आगे? हाउ डू दे थिंक? 5.8% से GDP से ये इसको -4 पे ले आए। 36 ट्रिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू कलेक्शन होती थी, आज 24 ट्रिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू कलेक्शन है। ये किस तरह मुल्क चलेगा, किस तरीके से? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 6% की ग्रोथ दिखा रहा था, आज माइनस। एग्रीकल्चर जो आपको 65% आपकी पॉपुलेशन जिसके ऊपर सरवाइव करती है। शर्मिला साहिबा की ऑडियो में इशू आ रहा है, प्रोड्यूसर साहब ज़रा दोबारा कनेक्ट कीजिए। लेकिन ज़रा मैं अता साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अता साहब, ये बताइए कि आपके, अब जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन का हमेशा जो है उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा, जो एक कोर इश्यूज़ हैं उन पर प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आती हैं आपकी, उनमें दोनों में लगता है कि आप दोनों की सिम्त जो है उसमें मुख्तलिफ है। अब आप बात कर रहे हैं, ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी ये जो है हमें फ्रेश मैंडेट चाहिए, तो फ्रेश मैंडेट चाहिए और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं इस तरह नहीं चल सकती। साथ ही साथ इधर इन हाउस चेंज की जो बात हो रही है वो भी आपके सामने है, पीपल्स पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने है, वो कह रहे हैं जी इसमें इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो फिर क्या करना चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, एक बात पे तो बिल्कुल इत्तेफाक है कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल स्टेप जो है वो ऑब्वियसली वो ना ऑपोजिशन कभी उसको कंसिडर कर रही थी, ना उनके ज़हन में है ऐसी बात। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जाना जो है उस पर तो हम मुत्तफिक हैं। एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेप ना हो उस पर मुत्तफिक हैं, और गवर्नमेंट के जाने पे इसलिए मुत्तफिक हैं कि ये प्री कोविड जो शर्मिला साहिबा बात कर रही हैं कि हमारी ग्रोथ -4 पे चली गई थी। तो गवर्नमेंट जाएगी कैसे? हाथ डालते हैं अता साहब, कथा कलामी, गवर्नमेंट जाएगी कैसे? देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए हालात जो बन गए हैं और जिस तरीके से ये जिस चीज पे हाथ डालते हैं, वो एक माइडस टच का सुना था, ये तो ऑपोजिट हो गया कि ये जिस चीज को टच करते हैं वो तबाह हो जाती है। PIA की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में रुसवाई हो जाती है। जिस चीज को ये छेड़ते हैं वो चीज जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव मोड में गवर्नमेंट है, इनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, ना कोई चीज इनके काबू में है।
देखिए वो डिफरेंस जरूर है कि हमारी जमात में ये एक थॉट प्रेवलेंट है कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की कोई गुंजाइश नहीं है। इवन हुकूमत के इत्तेहादी आप देखें ना, चौधरी शुजात साहब ने आज से 4-5 माह पहले ये बात की कि जी फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं होगा, तो हालात उसी तरफ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो इस हुकूमत का जाना जरूरी है, उसका मोड जो है ऑब्वियसली वो वक्त आने पे जब कोई इस वक्त हम अफोर्ड तो कर नहीं सकते, स्पेशली इन दिस कोविड एटमॉस्फेयर। ये तो बिलावल साहब राइटफुली इज पॉइंटेड आउट, और यहाँ पे आपका जो है वो बहुत डिफरेंस नजर आता है। दूसरा ये कि क्या आपको या किसी ने कोई जो आप बकौल आपके कि इलेक्शन जो है ये फ्री एंड फेयर नहीं था, तो क्या आपको गारंटी है जो आने वाला इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा? देखिए वो ऑब्वियसली जब उसका टाइम आएगा, अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, उनसे तमाम अपोजिशन पार्टीज ने मीटिंग की है, मैं भी इस मीटिंग में शरीक था। हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो है वो रिफॉर्म्स भी आएंगे और एक फ्रेश ब्लड इंजेक्ट हो रहा है, नई ह्यूमन रिसोर्स है, तो उस हवाले से ऑब्वियसली हमारी तवक्कुआत हैं। बट इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर, ये मेरी जाती राय है, आपकी तवक्कुआत जो है वो माजरत के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कम और कुछ और क्वार्टर से ज्यादा है। नहीं, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, मैं एक ब्रॉडर बात करना चाहता हूँ कि मेरी जाती राय ये है कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, इलेक्शन लॉज का रिव्यू नहीं होगा, तब तक इलेक्शंस में जाना मैं समझता हूं कि वो कोई वाइज मूव नहीं होगी। दिस इज माय ओपिनियन। आई बिलीव कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है, डाउन टू द पोलिंग स्टेशन लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत सारा काम है जो इसमें होना भी चाहिए और उसकी गुंजाइश भी है। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अगेन बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। फिरदौस अमीन नकवी साहब, वो तो अगेन आप ये तो इससे तो मेरा ख्याल है आपको कोई ख़तरा नहीं है, बार बार बात वही हो रही है। यहाँ पे भी इनका अभी इकट्ठे भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर गवर्नमेंट की जाने की बात करते हैं वो मुश्किल ही लगता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी बार बार वो बात हो रही है, जो कोर इशू आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑपोजिशन नहीं है, वो आपकी अपनी कारकर्दगी है। कारकर्दगी आपकी बहुत इस वक्त कोविड से पहले भी बहुत मनफी कारकर्दगी रही है। क्या आप समझते हैं ये आपके लिए खतरा है कि अवाम सड़कों पर निकलेंगे, अवाम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे आके, क्योंकि अवाम इस वक्त पिस गए हैं? अच्छा मारिया, असल में बात ये है, इस कौम को कितना इस बात का एहसास है कि 2018 में जिस वक्त ये हुकूमत संभाली तो ये मुल्क दिवालिये पे पहुंचा हुआ था, और इमरान खान का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है इन 2 साल में वो ये है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट में नहीं जाने दिया। अगर तारड़ साहब या शर्मिला नंबर्स के साथ बैठ के दिखा दें कि कितने डॉलर मौजूद थे और कितने डॉलर्स का पेमेंट करना था, ये समझते हैं कि एक दफ़ा आप किसी मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे ले आएं और उसके बाद वो रॉकेट की तरह तरक्की कर जाएगा, तो वो मुझे मुल्क का कोई एग्जाम्पल दे दें तारीख में। डिफ़ॉल्ट पे ले जाने वाले सबसे बड़ी वजह कौन थे? करंट अकाउंट डेफिसिट के लोकल लोन होता है, आप नोट छाप लेते हैं, डॉलर आप छाप नहीं सकते। 42 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, लोन की किस्त के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। आप इमरान खान साहब ने जिस तरह भाग दौड़ करके वो एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों को, दे वर एबल टू गैदर द मनी टू सेव यू फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। अगर डिफ़ॉल्ट में जाता है तो ग्रीस की करेंसी जैसा होता, माजी में टर्की में ये हो चुका है, चिली में हो चुका है। उन सब मुल्कों के ये तारड़ साहब जो हैं वो ज़रा पढ़ें तो देखें तो, और देखें कि जो डार्क इकोनॉमिक्स थी कि आपने 8-8 बिलियन डॉलर खर्च करके रुपी डॉलर पैरिटी मेंटेन की हुई थी 3 साल से, तो उसके असरात कितने अरसे तक चलेंगे, कब तक ख़त्म होंगे? मसद हम हकीकत पसंदाना बात अगर सच बात की जाती है तो वो लोगों को समझ में नहीं आती। आप पूरे अंधेरे में धकेल लें, खाई में डाल दें, पहले खाई से निकलेंगे तो फिर तरक्की करेंगे ना। अभी तो हम खाई से निकलने के उसमें मोड में, और खाई से निकल 70 साल से खाई खोदी जा रही थी। सर देखें, एक तो मुझे वो भी याद है जो कहा करते थे खान साहब के, करप्शन अगर इस मुल्क में होती है तो अगर लीडर जो है वो स्ट्रांग हो तो कुछ नहीं हो सकता।
अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर चीनी जो है वो महंगे दामों मिल रही है तो इसमें PMLN और पीपल्स पार्टी का तो कसूर नहीं है। अगर आटा माफिया सरगर्म है तो इसमें पीपल्स पार्टी और PMLN का तो कसूर नहीं है। अगर ऑयल माफिया यहाँ पे सरगर्म है तो पीपल्स पार्टी PMLN का कसूर तो नहीं है। और अगर आप इस बात को नेगेट कर दीजिए कि जो ये बात नो सॉरी, आई डिसएग्री विद यू, आई टोटली डिसएग्री विद यू मारिया। मुझे अब आप मौका दीजिए, मैं जवाब दे दूं। लेट मी कंप्लीट ना सर, लेट मी कंप्लीट, मैंने खत्म नहीं किया। $15 बिलियन आप सबसे बड़ा कर्जा जो है वो लेने जा रहे हैं और हमाद साहब ने इसको डिनाई नहीं किया, जिसमें से टोटल अगर देख लिया जाए अगले साल तक तो $40 बिलियन का टोटल कर्जा होगा जब से आप आए हैं, जिसमें 27 आप किस्तें देंगे और 13 जो है वो पब्लिक डेट को आप भी जो है वो ऐड करेंगे। तो ये बता दीजिए कि कहाँ से ये, क्या इसमें क्या कसूर है? मतलब इस पे भी जो माफिया पे भी कंट्रोल करना है वो इन्होंने कंट्रोल करना है या आपके अंदर माफिया बैठा है जो आपको कंट्रोल नहीं करने देता? चलिए, आपने बात मुकम्मल कर ली, इजाजत है? जी प्लीज प्लीज सर। इस मुल्क को चलाती कौन कौन से इदारे हैं? इस मुल्क को चलाती है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन। कैपेसिटी बिल्डिंग किसका काम है? लेजिस्लेटर का और गवर्नमेंट का ताल्लुक पॉलिसी से। एग्जीक्यूशन किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव को अगर आप बर्बाद कर दें पॉलिटिसाइज करके और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करके और उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर दें, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू बिल्ड अप दैट कैपेसिटी? ठीक है सर, यू हैव टू टेल मी और दे हैव टू टेल मी। वही कैपेसिटी के फुकदान ये खुद सिंध में फेस कर रहे हैं, 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं। मैंने अभी एसर की रिपोर्ट दिखाई है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, स्टंटिंग जो है थर में बढ़ के 73% पे, पूरे सिंध में 44% जो 2015 में थी वो अब 48%। मुझे माज़रत साथ एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, इस पे वापस आके आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ, छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेकिन फिर ब्रेक के बाद आके जो आज ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है 270 अरब की जो करप्शन हो रही है, बदउनवानियाँ जो हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मीला साहबा की तरफ चलती हूँ। शर्मीला साहबा, ये बताइए कि इस वक्त फिरदौस साहब कह रहे हैं कि जितनी भी करप्शन, ये सब कुछ जो है ये आप लोगों का कसूर है इदारे, क्योंकि आप लोग बिगाड़ के गए हुए थे। मैं चले वो बात भी साइड पे रख देती हूँ। राजा रियाज साहब जो कह रहे हैं कि 10 रुपये जहाँ करप्शन होती थी अब वो 30 रुपये की जो है वहाँ पे करप्शन हो रही है, चलो उसको भी साइड पे रख देती हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं आपका कसूर है सारा। मेरे ख्याल से शर्मीला साहिबा की जो है वो लाइन में कुछ इशू आ रहा है। जी नकवी साहब, अगर आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ 10 रुपये करप्शन हो रही थी, 10 रुपये की रिश्वत देनी पड़ती थी, वहाँ 30 रुपये हो गए हैं, तो ये भी फिर इनका कसूर है सर? नहीं, देखिए, मैं बड़ी सीधी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ आपसे कि हमारा एक एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म था। अगर मैं कहूँ उसके इफेक्टिव रिजल्ट्स आने शुरू हुए, नहीं आने शुरू हुए। हमारी पॉलिसी क्या है कि कैच द पीपल एट द टॉप, बढ़ क्यों गई है, मेक देम एन एग्जाम्पल, और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद। अभी आपको बता रहा हूँ ना, आप देख लीजिए कि अभी भी जितने केसेस होते हैं नैब के, नैब इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने खुद प्रोसिक्यूटर्स तय करती है, वो प्रोसिक्यूट ही नहीं कर पाते। तो इस मुल्क में कोई एग्जाम्पल ही नहीं सेट होगा। जब एग्जाम्पल नहीं सेट होगा तो एक एग्जाम्पल सेट होगा। नैब चेयरमैन ये कहते हैं कि जब हम हुकूमत के लोगों के पे हाथ डालते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, तो हमारा जो बजट है वो काट लिया जाता है, हमारी अलाउंसेस काट ली जाती हैं। ये नैब चेयरमैन ने खुद कहा तकरीब में। जी मैंने नहीं सुना तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। आप कह रही होंगी तो दुरुस्त कह रही होंगी, लेकिन मैं समझता हूं की बात है कि अगर ऐसी बात होती तो एक मिनट, अब मारिया प्लीज मुकम्मल कर, मुकम्मल। इट्स अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाते, और जो मुझे जितना कानून आता है, ये वोटेड एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ये वहां से ले सकते थे। और जिसको शिकायत है, खासतौर पे तारक साहब को, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नैब के खिलाफ जाएं। इससे कि हम तो नैब से कोई खुश नहीं है, चेयरमैन इनका बनाया हुआ, ठीक है, चेयरमैन ये कह रहे हैं हमारी जो ग्रांट्स है, और आपके 270 अरब की 270
270 अरब की भी बात सुन लेना। एक पॉइंट आपसे ले लेती हूँ, मैं पॉइंट लेती हूँ। शर्मिला साहब आपने ज्वाइन कर लिया, शर्मिला साहब आप पॉइंट अपना देना चाह रही हैं। जी शर्मिला साहब। देखिए, ये पेट्रोल की प्राइसेस की बात की और ये बड़ा जस्टिफाई कर रहे थे अभी हमारे नकवी साहब बेचारे, लेकिन मसला ये है कि देखिए 2013-14 के अंदर इनकी जो पर बैरल प्राइस थी डॉलर में वो 97-98 डॉलर्स थी। आज आप खड़े हैं 40-41 डॉलर के ऊपर। बीच में इनकी 17% GST टैक्स है। उसके अलावा इन्होंने जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाया वो 30 रुपए है। हुकूमत के पास बड़ा आसान था कि अगर वो वाकई अवाम को रिलीफ देना चाहती थी तो PDL को कम कर देती, GST को कम कर देती। जब बीच में पेट्रोल की प्राइस कम हुई तो ऐसी किल्लत पैदा कर दी गई कि जनाब वो बेचारे लाइन में लगे रहे लोग, लेकिन पेट्रोल का एक कतरा किसी को नसीब नहीं हुआ। अब इनके एक जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं साजिद महमूद काजी साहब, वो जनाब उन्होंने को तकरीबन 5.4 बिलियन बना लिए इस पूरे मामले के अंदर 26 जून 2020 जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने। और ये मास्टरमाइंड है सारी मैनिपुलेशन के। और ये अब इनकी ये सारे जो पैसे अब ये जो लूटे गए ना कौम से, जो लूटे गए, जो टीका लगाए कौम को 300 अरब रुपए का, इससे ये PSO खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और ये PSO के बोर्ड के मेंबर भी हैं। मसला ये है कि इनके जो माफिया है ना ये खुद बैठे हुए हैं, ये खुद इनके साथ बैठे हुए हैं, ये खुद माफिया से मिले हुए। जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है उन्होंने ये सारी डील कराई है और उन्होंने जो है वो फायदा पहुंचाया है इन कंपनीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। जनाब बेशक, क्योंकि देखिए जिन कंपनीज को इन्होंने जिनके ऊपर इन्होंने लगाया था खमियाजा और जिनको इन्होंने कसूरवार ठहराया था, आज उन्हीं कंपनीज को इन्होंने 300 अरब रुपए का मुनाफा दे दिया रातों रात। वही रिफाइनरीज जिन्होंने ये तमाम मामले के अंदर कौम को टीका लगाया है, उन्हीं का रिफाइनरीज को पर लीटर 18 रुपए का फायदा इन्होंने दिया है। ये खुद माफिया है, ये हुकूमत में खुद माफिया बैठे हुए हैं। चीनी माफिया भी इनके पास है। साहब क्या आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? बहुत बड़ा जो है वो इल्जाम है जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम पे। इन्वेस्टिगेट हुए ना, FIA ने गिरफ्तार किया एयरपोर्ट से जब भाग रहे थे, उसी तरह ये भी इन्वेस्टिगेट होगा। जिनको ना सर पता हो ना पैर पता हो, उनकी बातों पे मैं क्या हर बात पे इन्वेस्टिगेशन करूं? पहले वो बता तो दें कि ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे के, पहले चार्ज लगाएं और डॉक्यूमेंट करें, अपनी कैलकुलेशन सबमिट करें। अगर उसके अंदर कोई जेन्युइननेस नजर आई तो व्हाई नॉट, चले वो खुद भी सबमिट करें। चले मुझे प्रोग्राम जो है वो बंद करना है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। प्राइवेटाइजेशन, चले जी मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन मसला ये है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस वक्त अगर करप्शन भी हो रही है, अगर ऑडिटर जनरल की भी रिपोर्ट आ रही है कि 270 अरब की जो है वो करप्शन वो उसका फिगर दे रहे हैं, जो भी एहसास प्रोग्राम है उससे भी जो है वो ज़्यादा की करप्शन जो है वो की जा रही है। तो उस पर भी ये कहा जाता है कि ये करप्ट इदारे जो हैं, ये ब्यूरोक्रेसी पिछली भर्ती की हुई है, हमारा कसूर नहीं है। तो चले लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। कल देखना है बजट पास होता है कि नहीं होता, व्हाट हैपन्स टुमारो। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि लोगों को बुला के बाकायदा अटेंडेंस मार्क की जा रही है और कहा जा रहा है यहीं से उनको लेके जाएं ताकि कोई इधर उधर ना हो जाए। हुकूमत को इंट्रोस्पेक्शन बहुत करनी होगी। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।